हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल का ही सेकेंड पार्ट है। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल क्या होता है। आ, उसे हमें उसे हमने एग्जाम्पल के साथ भी समझा कि इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेंगे। ओके, तो उसके बाद ये पूरा इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल ख़त्म हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक बार लास्ट वीडियो जो हमारा इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के बारे में था उसका एक शॉर्ट या फिर यू कह लो समरी, ठीक है, समरी टाइप देख लेते कि हमने क्या क्या देखा था लास्ट वीडियो में। ओके, तो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल जो है हमारा पॉलिंग सर ने ये प्रिंसिपल को लाया था, इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम। ओके, ये प्रिंसिपल हमारा क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट मेथड होता है, इसके बारे में बता चुके हैं। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एस्टिमेट करने के लिए कॉम्प्लेक्स या मॉलिक्यूल्स के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा रियल चार्ज होता है। रेंज हमारा इसका +1 से -1 होता है या फिर आइडियली 0 होता है। ओके, इससे हमें क्या मिलता है, तो ये हमारा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको बताते हैं कि कौन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हमारा स्टेबल है। ये सारा हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कशन हो चुका है। ओके, और फिर और क्या कि हमारा जो बॉन्ड होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड होता है जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, वो एक्चुअली आयनिक और प्लस आपका या फिर आयनिक एज वेल एज कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, दोनों ही कैरेक्टर होता है। रेशियो चेंज हो सकता है, लाइक किसी में 50-50% हो सकते हैं, ठीक, किसी में 40-60% हो सकता है। ठीक है, आयनिक कोवैलेंट आपका रेशियो चेंज हो सकता है। ठीक है, और हमने सीखा कि और हमने एक्चुअली देखा कि क्यों हमारे जो मेटल्स या सेंट्रल एटम मेटल्स जो है वो हमारे क्यों न्यूट्रल होना चाहते हैं, वो एक्चुअली क्यों बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, उनमें चार्ज जो एक्चुअल चार्ज होता है वो 0 क्यों होता है। ठीक है, ये सारा चीज़ एक्चुअली हमने लास्ट वीडियो में ये सारा चीज़ हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने ये कुछ 4 मॉडल थे, इस तरह से 4 मॉडल के बारे में हमने डिस्कशन किया था। इसको चारों को समझ करके कि कौन सा आपका सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है, सबसे ज़्यादा आपका इसके लिए फिट बैठता है, उसके बारे में हमने बात किया। ठीक है, तो सबको एग्जांपल से समझा, स्टेबिलिटी को भी समझा कि कौन ज़्यादा स्टेबल फार्मूला है और कौन नहीं, ये सब भी आप इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल से बता सकते हो। इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे किया जा सकता है, किस तरह से पॉलिंग सर ने ये रिलेशन का यूज़ किया, वो सारा चीज़ लास्ट वीडियो में डिस्कशन हो चुका है। तो आगे बढ़ने से पहले जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा है वो एक बार जा कर के, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, तो आप एक बार जा कर के उसमें से देख लो। ठीक है, बाकी तो शॉर्ट में मैंने बता दिया है, और उससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन पार्ट आएगा, ठीक है, जिससे क्वेश्चंस आते हैं, वो सारा मैथ और क्या न्यूट्रलाइज का मैथड वह है, वो सारा अब हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ स्टार्ट्स विद टुडेज टॉपिक। ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा मेथड्स टू न्यूट्रलाइज द चार्ज। ओके, मेथड्स टू न्यूट्रलाइज द चार्ज। तो क्या क्या मेथड हो सकते हैं चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए। हम जानते हैं क्यों न्यूट्रलाइज, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, मेटल आयंस जो है वो न्यूट्रल होना चाहते हैं, आइडियली 0 चार्ज होता है, तो वो किस तरीके से हो सकते हैं, तो बाय लिगेंड्स या फिर बाय मेटल्स। ओके, तो लिगेंड्स में पहले लिगेंड्स की बात करेंगे अभी हम। तो लिगेंड्स में आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा न्यूट्रलाइजेशन, पाई न्यूट्रलाइजेशन। तो इसको 1 by 1 समझते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, बाय लिगेंड्स, किसमें, सिग्मा न्यूट्रलाइजेशन। तो अब यहाँ पर एक्चुअली वो लिगेंड्स फेवर करते हैं ज़्यादा जो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। ठीक है, ये न्यूट्रलाइजेशन, सिग्मा न्यूट्रलाइजेशन आपको कहाँ, इसके नाम से क्लियर है कि कहाँ देखने मिलेगा, जहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग होता रहेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम ले लें, ठीक है, एल्युमिनियम का ये LiF6 3-, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स का अगर एग्जाम्पल ले लें हम, तो ये कहाँ, जहाँ पर भी सिग्मा टाइप बॉन्डिंग हो रहे होंगे। ठीक है, लाइक अगर हम इसकी बात करें, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें Cl4, ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है, सिग्मा बॉन्डिंग होगा मेटल और आपके लिगेंड के बीच में, किस टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन और सिग्मा बॉन्डिंग। तो यहाँ पर हम यहाँ पे क्या होता है, कौन न्यूट्रलाइजेशन, जो आपका न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है वो सिग्मा न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। सिग्मा न्यूट्रलाइजेशन से मेटल आपका न्यूट्रल हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगी वो उतना ज़्यादा न्यूट्रलाइज करेगा। तो कैसे लिगेंड होनी चाहिए हमारा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होने चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड आपके ज़्यादा। ओके, फेवर मोर, एक मिनट, ओके, फेवर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड लिगेंड्स, ठीक है, वो उतनी ज़्यादा न्यूट्रलाइज होगी, सिग्मा बॉन्डिंग होगा। ये एक्चुअली इंडक्टिव इफेक्ट की तरह काम करता है, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट की तरह काम करता है। जैसे अगर निकल के लिए समझाया जाए तो ये आपका इस तरह से होगा, ठीक है। ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया, सिग्मा बॉन्डिंग हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करते हैं, अपनी साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से जाएगा। इस तरीके से आपकी मेटल क्या होगा, मेटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका लिगेंड अपने साइड ले लेगा, ठीक है, अपने साइड ले लेगा। तो वो मेटल ऑटोमेटिक, आपका मेटल जो है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो जो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुई उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच सकता है, तो वो उतना ज़्यादा आपका न्यूट्रलाइज होगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आपका अगर मेटल सेम है, लिगेंड्स डिफरेंट है और सिग्मा बॉन्डिंग हो रहा है, तो उस पर क्वेश्चन पे आ सकता है। जैसे एक क्वेश्चन के एग्जाम्पल से समझे अगर, तो अगर इस तरह से है Al F6 3-, ठीक है, इसको A कर लो, B आपका हो गया AlH2O6 प्लस इसको B, ठीक है, ABC नेम कर दे, ABC टाइप से। आपको ये एक एग्जाम्पल के से समझ रहे, ठीक है, या पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसी प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन में से है ये। तो अब ये क्वेश्चन जैसे इसमें अगर हमें पूछ दे कि स्टेबिलिटी क्या है, कौन कितना स्टेबल है, ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम में, लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि जितना मेटल जितना ज़्यादा न्यूट्रलाइज्ड होगा, मेटल जितनी ज़्यादा न्यूट्रलाइज होंगे वो उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन कितना ज़्यादा न्यूट्रल होगा, मैथमेटिकली हमें कैलकुलेट करके नहीं निकालना है। ओके, हम लिगेंड किससे बता सकते हैं कि कौन कितना ज़्यादा न्यूट्रलाइज कर सकता है मेटल को, ठीक है। तो हर जगह मेटल का क्या, अगर फॉर्मल चार्ज की बात करें, एल्युमिनियम के लिए, फॉर्मल चार्ज ऑफ एल्युमिनियम, तो क्या होगा, हर जगह +3 है, ठीक है, +3 है, +3 है, +3 है, यानी कि सेम फॉर्मल चार्ज है हर जगह, ठीक है। तो अब इसको न्यूट्रलाइज तो वही सबसे ज़्यादा करेगा ना, जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने साइड सबसे ज़्यादा ले लेगा। तो अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या, इस केस में देखो क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर है, ओके, ना कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन डोनर है। यहाँ आपका फ्लोरीन हो गया, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन हो गया, ये सारे क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। आपके ये फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में आ गया। तो अब इसमें जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो आपका मेटल को सबसे ज़्यादा न्यूट्रल कर सकेगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है, ओके। उसके बाद आपका क्या है, ऑक्सीजन है, फिर आपके क्या है, नाइट्रोजन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका सबसे ज़्यादा न्यूट्रल हो गया, मोस्ट न्यूट्रल, यानी कि मोस्ट न्यूट्रल, यानी कि लिए आपका मोस्ट स्टेबल हो गया, ठीक है। तो आपकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, A, फिर B, फिर C, ठीक है, कुछ यूँ हो गया, ओके। समझ गए आप लोग, ठीक है। सिग्मा न्यूट्रलाइजेशन जो है आपका, सिग्मा न्यूट्रलाइजेशन आपका वो सिग्मा बॉन्डिंग में आपका सिग्मा न्यूट्रलाइजेशन देखने को मिलेगा, जहाँ सिग्मा बॉन्डिंग हो रहा होगा। और वहाँ पे हमें क्या देखना है, लिगेंड्स की इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर देखना है, ठीक है। अगर मेटल भी डिफरेंट है तो वो सब की बात हम धीरे धीरे जैसे 1 बाय 1 स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, मेटल्स की भी बात करेंगे, उसमें हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल के साथ करेंगे। जो एग्जाम्पल है वो लाइक क्वेश्चंस भी है, तो आपके एक एक टाइप के क्वेश्चन भी साथ में सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका क्या था हमारा, तो फिर इसका आपका क्या निकला, आपको याद रखना है
लिगेंड्स वाले में सिग्मा न्यूट्रलाइजेशन, फिर वो आपका क्या हो गया, उसमें हमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड्स देखना है, इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है वहाँ पे। फिर है आपका पाई इलेक्ट्रो न्यूट्रलाइजेशन या फिर पाई न्यूट्रलाइजेशन। अब बात करते हैं पाई न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या है, बैक बॉन्डिंग काम करता है और क्या है, जो जितना इसकी बात करें, ठीक है, जैसे वो वहाँ पे क्या हो रहा था, इंडक्टिव इफेक्ट था, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। वही बैक बॉन्डिंग जो हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक में पढ़ते हैं, बैक बॉन्डिंग होता है यहाँ पर। और क्या है, मोर पाई एक्सेप्टर फेवर मोर पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। जो जितना पाई एक्सेप्टर होगा, जितनी ज़्यादा पाई एसिडिटी होगी, उतना ज़्यादा वो आपके मेटल को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, पाई एक्सेप्टर। तो वो हमारा जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, आगे आगे जब कोऑर्डिनेशन होगा, या आप में से मोस्टली लोगों को पता होगा, तो वहाँ बात करेंगे, ठीक है। जैसे आपका CO हो गया, ठीक, कौन कौन से हो गए पाई एक्सेप्टर वाले, CO हो गए, साइनाइड हो गया, ठीक है। इस टाइप के जितने जो है हमारे, वो हमारे क्या है, पाई एक्सेप्टर है। तो जितना ज़्यादा पाई एक्सेप्टर होगा, वो उतना ज़्यादा आपकी स्टेबल बनाएगा, मतलब न्यूट्रलाइज करेगा ज़्यादा, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ओके। ओके तो जैसे आपके पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, ये सारे आपके क्या है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड। तो इनमें भी ऑर्डर होता है, जैसे आपका NO सबसे ज़्यादा हो गया, फिर उसके बाद CO, ठीक है, साइनाइड, इस तरह से ऑर्डर रहते हैं, ठीक है। CO, PF3, देन आपके साइनाइड में भी आपका 2 तरह से होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो जितना आपका पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स होंगे, जितनी ज़्यादा पाई एसिडिटी होगी, उतना ज़्यादा आपका क्या है, वो मेटल को न्यूट्रलाइज करेगा। जैसे अब आपका एग्जांपल है, निकेल का एग्जांपल है हमारा, निकेल CO4, ओके। तो यहाँ पर निकेल कैसे न्यूट्रल होता है, न्यूट्रलाइज कैसे होता है, निकेल के जो आपके चार्ज हैं, ठीक है, जैसे आपके ये हो गए, जैसे आपके आयरन के हो गए, तो ये सारा जो आपके, ये सारे आप मोस्टली पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटालिक्स में। तो ये सारे मेटल जो कॉम्प्लेक्स है, ये क्यों फॉर्म कर रहे हैं, जब इसके ऊपर यहाँ पे तो चलो ये 0 हो रहा है, इसके ऊपर अगर आपके चार्ज, फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, तो यहाँ पे आपका -4 होगा, वो जो आपका 0 निकलता है, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज -4 होगा। तो इतने चार्ज में, इतने हाईली नेगेटिव चार्ज में क्यों कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पाई एसिड लिगेंड्स हैं, आपके पाई एक्सेप्टर हैं, वो इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। अब यहाँ पे कैसे न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे तो हमने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड खींच रहा है, ओके। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे आता है फिर बात बैक बॉन्डिंग का, जिसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करेंगे हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक में। यहाँ पे हम बताते हैं कि थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं कि क्या है। अब देखो क्या होता है कि तो आपका पहले मेटल जो है, मेटल को लिगेंड, जैसे यहाँ पे आपका CO लिगेंड है, ये पहले आपको मेटल को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। फिर आपको मेटल जो है CO, उसके पास वैकेंट पाई ऑर्बिटल्स हैं, ओके। इसके पास क्या है, वैकेंट पाई, जो भी पाई एक्सेप्टर्स होते हैं या आपके पाई एसिड लिगेंड्स होते हैं, उनके पास क्या होता है, वैकेंट पाई और वैकेंट पी ऑर्बिटल्स या वैकेंट पाई ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। वो क्या करता है, मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस लेता है अपनी साइड, वो वापस ले लेता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस लेता है। मतलब ये कहने का मतलब नहीं उसने दिया फिर रिटर्न ले लिया, इसने बॉन्ड बनाने के लिए इसने लिगेंड को, मेटल को दिया, फिर वो मेटल अपने पाई एक्सेप्टर जो, क्योंकि उनके पास वैकेंट है, तो उस तरह से वो मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेता है जो लिगेंड है। तो उससे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। और बैक बॉन्डिंग जो होता है वो आपका पाई कैरेक्टर को, उसमें क्या होता है आपका, एक्चुअली पाई कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसको पाई बॉन्डिंग, मतलब पाई, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रोन्यूट्रलाइजेशन इसी की वजह से बोला जा रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग की वजह से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इनके बीच का जो बॉन्ड होता है, वो पाई बॉन्ड के नेचर का होता है, ठीक है। तो ये बैक बॉन्डिंग, यहाँ पे पाई एक्सेप्टर जो बैक बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं मेटल और उनके बीच में होता है, ये आपका मेटल को न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। क्यों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, वो उसके साइड से अपने साइड ले लेते हैं, अपने वैकेंट ऑर्बिटल्स में ले लेते हैं, तो फिर मेटल्स आपके क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है। तो जब भी इस टाइप के कोई भी लिगेंड्स आपको दिख रहे हैं या फिर PF दिख रहा है, तो ये सारा क्या होता है, यहाँ पे आपका पाई न्यूट्रलाइजेशन होता है, ठीक है। पाई टाइप बॉन्ड होता है,
बैक बॉन्डिंग होता है, एक्चुअली इसको हम लोग बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, पार्शियल पाई बॉन्ड होते हैं। तो वहाँ पर आपको क्या देखना है, वहाँ पे आपको फिर मेटल का पाई एक्सेप्टर देखना है कि उनका ऑर्डर क्या है। जो जितना ज़्यादा पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स होगा वहाँ पे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। ओके, तो ये बात हो गया आपका लिगेंड के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग बाई मेटल इटसेल्फ, मेटल से कैसे न्यूट्रलाइजेशन होगा। ओके, तो मेटल में क्या है आपका, जैसे वहाँ पे ये दो है, यहाँ पे भी दो कंडीशन है आपके। बाय डिक्रीजिंग कोऑर्डिनेशन नंबर, CN इज़ नॉट अ साइनाइड, हियर CN इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर, बाय इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो मेटल का भी आपका दो तरीका हो गया, आप कोऑर्डिनेशन नंबर को डिक्रीज करके या फिर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज करके। तो अब समझते हैं इसको भी। देखो अब क्या होता है, जैसे कुछ कॉम्प्लेक्स हमारे हाई कोऑर्डिनेशन नंबर में स्टेबल होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स हमारे लो कोऑर्डिनेशन में होते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स हमारे हाई कोऑर्डिनेशन नंबर में स्टेबल नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको वो न्यूट्रलाइज मतलब उसमें क्या करते हैं, वो न्यूट्रलाइज करने की वजह वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होने की वजह से। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम उस केस में जैसे इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं। निकेल, ठीक है, निकेल का कॉम्प्लेक्स है हमारा निकेल Cl6। तो यहाँ पर आपका इसका फॉर्म निकेल Cl6 4-, यहाँ पे अगर हम इसका चार्ज निकालें, निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, फॉर्मल चार्ज की भी बात करेंगे। ऑक्सीडेशन मतलब ये निकेल फिलहाल यहाँ पे किस स्टेट में है उसको देखना होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालेंगे, निकेल आपका क्या हो जाएगा, +2 में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज क्या होंगे, फॉर्मल चार्ज जो होगा निकेल का, तो फॉर्मल चार्ज अगर निकाला जाए तो फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा, -4, ठीक है। और आप वो समझ रहे हो ना कि मैंने ये एक्चुअली लास्ट वीडियो में भी बताया। बात करते हैं तो अब निकेल क्या है, यहाँ पे -4 चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो क्लोरीन है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो न्यूट्रलाइज करके उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। तो यहाँ पे निकेल क्या हो जाएगा, इस केस में निकेल अनस्टेबल है, तो ये अपना कोऑर्डिनेशन नंबर घटा देगा, कोऑर्डिनेशन नंबर घटाएगा। जैसे कि अब निकेल Cl4 की बात कर लें, ठीक है। ओके, इसकी बात करें 2-, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होना चाहिए, ठीक है। जब यहाँ इसकी बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, निकेल को तो +2 में ही रखना है, तो ये ओवरऑल आपका चार्ज -2 पे जाएगा पूरे कॉम्प्लेक्स पे। तो यहाँ पे निकेल आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है वो +2 आ रहा है। अब जो फॉर्मल चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा, आपका फॉर्मल चार्ज होगा आपका, वो आपका -2 हो जाएगा, ठीक है। आप उसी जिस तरह से मैंने इसका फॉर्मल चार्ज बताया 6 वाले का, वैसे ही यहाँ 4 वाले का भी देख सकते हो, ठीक है। तो -2 फॉर्मल चार्ज को आपके 4 कोऑर्डिनेशन नंबर इजीली न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। चार क्लोरीन जो है आपके इजीली -2 को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो आप कहोगे कि यहाँ पे भी फॉर्मल चार्ज -4 था तो क्लोरीन तो 6 था, तो फिर ये इसको क्यों नहीं न्यूट्रलाइज कर रहा था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो फॉर्मल चार्ज था ये काफ़ी हाई फॉर्मल चार्ज है, तो इसको न्यूट्रलाइज करना उतना इजी नहीं है एज़ कम्पेयर टू फॉर्मल चार्ज -2, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन्स आपके कम है, बट फिर भी उतना कैपेसिटी है इनके पास कि वो -2 इतने कम फॉर्मल चार्ज को ईजिली न्यूट्रलाइज कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू -4। तो इस तरह से मेटल खुद को न्यूट्रलाइज करता है अपना कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज करके, ठीक है। तो ये आपका स्टेबल है और ये हमें देखने के लिए मिलता है कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स आपको देखने नहीं मिलता है, ओके। तो इस तरह से मेटल, अब दूसरा मान लो मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं करना है, मैं इसी कोऑर्डिनेशन नंबर में रहना चाहता हूँ भाई, अब तुम एडजस्ट कर लो, लेकिन मैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मेरे को बनाना है तो मेरे को बनाना है, चाहे हाई कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। तब फिर केस में क्या करेंगे, तब फिर बात आता है इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। फिर सेकंड बात करते हैं हम लोग बाई इंक्रीजिंग, ठीक है, यानी कि हायर, जैसे मान लो अगर आपका +2 में है तो हम उसको +3 में कर दें, या फिर +3 में है तो +4 में कर दें, ठीक है। इस तरह से मेटल अपने आप को न्यूट्रलाइज करता है अपने आप को हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में करके, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से हाई ऑक्सीडेशन। इस केस में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहेगा, ठीक है। जैसे लास्ट एग्जांपल हमने निकल का जो किया उसी पर समझते हैं। तो निकल का आपका Cl6 4- क्या था, अनस्टेबल था।
क्योंकि वो उतनी हाई फॉर्मल चार्ज को आपके 6 क्लोरीन न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहे थे। तो अगर मेरा मन है कि मैं, निकेल कहता है भाई मेरे को तो 6 क्लोरीन ही चाहिए अपनी लाइफ में, मैं नहीं चाहता हूँ 2 क्लोरीन को देना, मुझे 6 के 6 क्लोरीन चाहिए। इस केस में मेटल क्या करेगा, अपने आप को अपनी ऑक्सीडेशन, जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन निकेल का क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट निकेल का +2 था, इसको वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कर देगा। वो कैसे होगा, तो अब इसके चार्ज को, जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स चार्ज है, ठीक है, उसको यहाँ पे आप कर दो -2। फिर निकेल का आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा आपका +4, ठीक है। एक्स आपका -6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2, तो एक्स आपका क्या हो गया +4, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आपका फॉर्मल चार्ज की अगर बात करें तो फॉर्मल चार्ज क्या हो जा रहा है, फॉर्मल चार्ज आपके 6 क्लोरीन -6 दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, आपका जो स्टेट है निकल का, वो +4 है, तो ये हो जाएगा आपका -2। तो अब 6 क्लोरीन, अब तो आपका फॉर्मल चार्ज कम हो गया, वहाँ पे आपकी फॉर्मल चार्ज जो थी वो आपका फॉर्मल चार्ज आपका -4 था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा था, तो वो कैपेबल नहीं थे उतने सारे क्लोरीन इसको न्यूट्रलाइज करने के। बट अब 6 क्लोरीन तो बहुत आसानी से इसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे -2 फॉर्मल चार्ज को, ओके। तो इस तरह से अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाए मेटल, तो वहाँ पे वो स्टेबल हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज कर सकेंगे मेटल को, ठीक है। तो इस तरह से कौन से कॉम्प्लेक्स आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं, स्टेबल है, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रोन्यूट्रलाइजेशन प्रिंसिपल से हम बता सकते हैं ईजिली, ओके। तो ये आपका इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल जो है मेथड्स वाला हो गया। अब हम लोग कुछ एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि कैसे थर्मल स्टेबिलिटी भी हम लोग इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल से बता सकते हैं, ओके। तो मेथड्स की बात हो गई, तो वहाँ से हमें मेथड से पता चल रहा था कि कौन स्टेबल है नहीं है। हाँ, तो एक और पॉइंट है हमारा मेथड्स वाले में कि जो निकल का कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, जो हम निकल के कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या बात कर रहे थे कि निकल हमारा NiCl 6 4- में अनस्टेबल था, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करें यहाँ पे, अगर हम क्लोरीन के जगह हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ले ले, जैसे कि फ्लोरीन ले रहे, तो फिर इसी ऑक्सीडेशन स्टेट में निकल जो है आपका स्टेबल हो जाता है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करता है बट ये नहीं करता, ठीक है। तो अब क्या हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो जब क्लोरीन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर ब्रोमीन और आयोडीन भी आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। बट फ्लोरीन वाले केस आपको एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, आप सब जानते हैं ये चीज़, तो वो वहाँ पे उसका इतना हाई फॉर्मल चार्ज को जो है वो न्यूट्रलाइज कर देगा, तो ये एग्जिस्ट करता है। तो ये इसका आपका एक्सप्लेनेशन ये इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल से मिल जाता है। अब बात करते हैं हम लोग कुछ एप्लीकेशंस पार्ट। तो यहाँ पे जो इस एप्लीकेशन है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का, वो आपका नॉन ट्रांजिशन मेटल्स के लिए है, ठीक है, ओके। तो ये आपका क्या है, नॉन ट्रांजिशन मेटल। नॉन ट्रांजिशन मेटल्स क्या हो गया आपके, जैसे आपके S ब्लॉक वाले हो गए, जिसमें आपका अल्कली S ब्लॉक वाला हुआ, जिसमें आपका अल्कली अल्केलाइन अर्थ मेटल्स आ जाते हैं, ठीक है। F ब्लॉक भी हो गए आपके, और फिर आपका D10 जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि जिंक वाले जो ग्रुप हैं, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं आपके नॉन ट्रांजिशन होते हैं, ठीक है। ये आपके क्या है, नॉन ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, तो जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है आपकी नॉन ट्रांजिशन मेटल का, इसके यहाँ पे होता है आपका, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में, आपको पॉइंट वाइज ही याद रखना है, इस तरह से आप छोटे छोटे पॉइंट्स बना लो और एक शॉर्ट नोट्स में लिख दो, एक पेज में आपका पूरा इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल आ जाएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका कहीं नहीं जाएगा, अगर आप इसके पॉइंट्स को क्लियर आपको समझ चुके हो आप, तो क्या करो। तो पहला क्या है आपका, ऑक्सीडेशन जो स्टेट जो है आपकी, तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करते हैं, आपकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है, ओके। तो आप अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करोगे तो आपकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, ओके। फिर दूसरा क्या है आपका, अगर जो लिगेंड है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो भी आपकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। ये दो केस हो गया इसमें।
ओके, जो आपको देखना है कि थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी एग्जांपल से देखते हैं, इसको समझते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट से आपकी थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी नॉन ट्रांजिशन मेटल्स की बढ़ रही है, तो इसमें क्या है, आपको ऑर्डर पूछ सकता है। और आपका क्या है, लिगेंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। लिगेंड की अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो आपकी थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। ओके, तो इसमें भी आपको ऑर्डर पूछ सकता है। ओके, तो देखो जैसे पहला हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है, थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। तो ये कहाँ, देखो यहाँ पे क्या है, लिगेंड सारे सेम है, ठीक है। थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी पूछ रहा है आपसे कि क्या होगी, ऑर्डर बताना है। ओके, तो जब लिगेंड सेम है हम क्या देखेंगे, मेटल, तो मेटल का क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। तो सारे मेटल्स के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, अगर यहाँ पे सोडियम का निकाले तो +1 हो जाएगा, मैग्नीशियम का निकाले तो +2 हो जाएगा। देखो ये सारे मेटल्स हैं बट नॉन ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ठीक है। एल्युमिनियम का निकाला तो +3 हो गया। तो अब देखो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट एल्युमिनियम का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो ये आपका एल्युमिनियम, ठीक है, ये आपका थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। ओके, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आप एक और देखो, अब यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी आपको पूछ रहा है थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी, ऑर्डर बताना है, ऑर्डर बतानी है आपको। तो देखो लिगेंड तो सेम है, तो लिगेंड से तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जब लिगेंड सेम है तो चाहे हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव लिगेंड हो, तो हम कंपैरिजन किससे करेंगे, मेटल से करेंगे। तो मेटल्स का क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकलेगा, यहाँ पे एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका आ जाएगा +3, फिर आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा SI के लिए +4, और फिर इसके लिए +5। ओके, ये थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी नहीं, पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे, तो ये सारा ऑक्सीडेशन स्टेट है। फिर ये हो जाएगा +6। तो सबसे ज़्यादा जो आपका हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कहाँ है, सल्फर के केस में +6। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है। अगर इसको हम A B C D कर दें तो D सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा वो D की सबसे ज़्यादा, फिर C, फिर B, फिर A हो जाएगा। यानी कि SF6 जो है वो मोस्ट स्टेबल है, ठीक है। इसके वजह से ही ये इनर्ट भी होता है, ये हाईली इनर्ट होते हैं, ठीक है, हाईली इनर्ट होते हैं। और ये चीज़ हम लोग आगे जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो इसके बारे में एक बार और पढ़ेंगे, इनर्ट और लेवाइल के बारे में, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपका आई थिंक सो गेट में या किसी में पूछा गया है। ओके, तो नेक्स्ट अब देखते हैं, अब बात करते हैं दूसरे केस की, ठीक है। अगर लिगेंड डिफरेंट है, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें इनका, तो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट आपका क्या आएगा, एल्युमिनियम के लिए +3, ठीक है। यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो सेम का केस लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, लिगेंड्स को देखना है कि क्या क्या लिगेंड्स हैं, ठीक है। क्या निकालने के लिए, थर्मल स्टेबिलिटी निकालने के लिए। तो लिगेंड्स की क्या देखेंगे, लिगेंड कैसा होना चाहिए हमारा, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए, ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे किसका सबसे ज़्यादा, अब देखो यहाँ पे डोनर क्या है, फ्लोरीन है, तो क्लियर है। यहाँ पे डोनर आपका ऑक्सीजन है और यहाँ पे डोनर आपका नाइट्रोजन है। तो इनका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर क्या होता है, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फिर आपकी ऑक्सीजन, फिर आपका नाइट्रोजन। तो फिर इस हिसाब से आपका थर्मल स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा हो गया, इसको कर लो आप A B एंड C, ठीक है। तो फिर A वाली की सबसे ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी, फिर B की हो गई, फिर आपकी C की होगी फ्लोरीन के केस में, फिर उसके बाद आपका ऑक्सीजन, फिर आपका नाइट्रोजन, ठीक है। ये हो गया आपका थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो दोनों केस आप एक क्वेश्चंस या यूं कह लो एग्जाम्पल के साथ आप समझ चुके हो, ऑर्डर पूछ सकता है इस तरह से, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो आपने समझ लिया डिफरेंट लिगेंड्स के लिए और डिफरेंट मेटल्स के लिए भी। तो कुछ क्वेश्चन आप खुद करो, जैसे इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करना। ओके, लिगेंड्स यहाँ पे देखो सब डोनर यानी कि आपका सेम है, मेटल्स डिफरेंट है, ठीक है। तो इस केस में आपकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी ये आप खुद निकाल कर देखना, ये एज अ होमवर्क रहा, ठीक है। आप खुद निकालो, इनका ऑर्डर मुझे कमेंट करो, मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी, ठीक है, बट नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में नहीं बताऊंगी। तो ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। चलो, ये क्वेश्चन एक्चुअली हाउस क्राफ्ट का है, ठीक है। हाउस क्राफ्ट में दो टाइप एक एक्सरसाइज होते हैं, एक सेल्फ क्वेश्चन सेल्फ स्टडी वाले होते हैं, तो ये क्वेश्चन वहाँ से ही है। तो इसमें एक्चुअली क्वेश्चंस क्या है, अभी तक ऐसा कुछ एग्जाम में नहीं आया, बट मे बी शायद एग्जाम में आ सकता है, तो ज़्यादा कुछ इसमें है ही नहीं डिफ़िकल्टी। तो एक बार देख लो, लास्ट जो मैंने वीडियो किया पढ़ाया था वीडियो में, उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था
कि जो आपका रियलिस्टिक चार्ज है, जो रियल चार्ज की बात कर रहे हैं, वो ईच लिगेंड यानी कि ईच साइनाइड के पास, ठीक है, ईच साइनाइड जो है आपका, वो आपका -2/3 का चार्ज कैरी कर रहा है, ठीक है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। तो आपको बताना है कि जो आयरन सेंटर है उस पे आपका, मेटल सेंटर पे आपका चार्ज कितना होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस चार्ज की बात कर रहे हैं वो आपका रियल चार्ज पूछ रहा है, ठीक है, आयरन के ऊपर रियल चार्ज पूछ रहा है कि रियल चार्ज कितना है, तो वो आपको निकाल कर बताना है। ओके, तो अभी देखो सबसे पहले आपको निकालनी होगी आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन निकालोगे इस केस में तो आपका कितना आ जाएगा, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3, ठीक है। तो अगर फॉर्मल चार्ज निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, -3, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका रियल चार्ज नहीं है, और ये आपका क्या है, आयरन किस स्टेट में, वो क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, मतलब मेटल्स जितने भी होते हैं वो एक्चुअली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेंगे, ठीक है। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे तो वो आपका जिस स्टेट में आयरन है इस केस में वो +3 के स्टेट में है। और हमें क्या निकालना है, रियल चार्ज निकालना है कि आयरन के ऊपर बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद रियल चार्ज क्या हुआ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि पर साइनाइड के बारे में बात कर रहा है, वो आपका क्या है, -2/3 चार्ज है सारे पर साइनाइड के ऊपर। तो आपके 6 साइनाइड हैं, टोटल 6 लिगेंड है, तो टोटल 6 साइनाइड के ऊपर आपका क्या चार्ज हो जाएगा, -2/3 × 6, तो कितने हो गए आपके, -4, ठीक है। यानी कि आपके टोटल लिगेंड यानी कि टोटल 6 साइनाइड आपको माइनस, ना कि देखो इसको समझो, लास्ट जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि आपके जो साइनाइड है, जो आपका जो डोनर होता है वो आपका क्या होता है, उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, ठीक है। तो प्लस चार्ज आता है तो ये आपका प्लस चार्ज, और आपके जो लेन एक्सेप्टर हो गया यानी कि यहाँ पे जो आयरन हो गया उसके ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो यहाँ पे +6 चार्ज नहीं दे रहा है, ठीक है, इतना इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी +6 इसको नहीं दे रहा है, और वो -3 फॉर्मल चार्ज नहीं कैरी कर रहा उसकी वजह से। तो यहाँ पे एक्चुअली इसको जितना चाहिए, आयरन को जितना चाहिए, वो साइनाइड से एक्चुअली -4 चार्ज ले रहा है अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इतनी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको चाहिए। तो अभी यहाँ पे इस केस में अभी क्या होगा देखो, ठीक है। तो अभी क्या हो गया आपका, यहाँ पर अब आपको निकालना है आयरन के ऊपर चार्ज। तो आयरन जिस स्टेट में है, आयरन किस स्टेट में, आयरन +3 में है, तो +3, और ये आपका हो गया जितना लिगेंड उसको प्रोवाइड कर रहा है -4, तो कितने हो गए, -1। ये चार्ज आपका रियल चार्ज है, ओके। तो आयरन जो आपका चार्ज कैरी कर रहा है वो आपका -1 है, और हमने पढ़ा भी था कि -1 to +1 आपका जो रियल चार्ज का रेंज होता है वो ये होता है, ठीक है, या तो फिर क्लोज टू 0 भी होता है। यहाँ पे क्या है, -1 है, ठीक है, तो ये कम है चार्ज, ठीक है, और कम्प्लीटली 0 नहीं है बट लेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन जो है वो -1 चार्ज कैरी कर रहा है, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन नया है, कभी भी आ सकता है। इस क्वेश्चन में आई होप आप सबको क्लियर होगा। यहाँ पे एक्चुअली आयरन का आपका जो है ऑलरेडी जो आयरन कैरी कर रहा है स्टेट, वो जो चार्ज है वो उसके ऊपर क्या है, +3 है। इसको न्यूट्रल होने के लिए कितना चाहिए, -3 चार्ज चाहिए इसको न्यूट्रल होने के लिए। तो लिगेंड्स आपके कितने प्रोवाइड कर रहे हैं, +4 कर रहे हैं, तो इसके ऊपर जो चार्ज आ गया वो -1 आ गया। ये क्वेश्चन एक्चुअली CSI नेट में पूछा, आई थिंक सो 2000 दिसंबर के टाइम में शायद 17 वाले में पूछा है, ठीक है। तो जब भी पूछा है नेट का क्वेश्चन है, देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें देखो ये नहीं पूछा है कि स्टेबल कौन है, इसे पूछा है मोस्ट अनस्टेबल कौन है, ठीक है। देखा, मोस्ट अनस्टेबल पूछ रहा है, किसके बेसिस पे, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के बेसिस पे आपको बताना है कौन ज़्यादा अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल तो फ्लोरीन वाला है। आपको देखो क्या है, सब में मेटल सेम है, ठीक है, सब में मेटल सेम है, तो सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है, सेम है, ठीक है, +3 है यहाँ पर, ओके। अब यहाँ पे देखो फ्लोरीन, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये फर्स्ट और थर्ड तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया, ये फिर नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन ज़्यादा स्टेबल हो गया, तो ये दोनों ऑप्शन कट गया, बच गया सेकेंड और फोर्थ। तो अब इसमें क्या है, दोनों में नाइट्रोजन दिख रहा है, अब इसका कंपैरिजन कैसे करेंगे वो देखो, ठीक है। तो एग्ज़ाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड हमेशा क्वेश्चन तो आते नहीं, आपको भी पता है कि नेट का लेवल काफ़ी
अच्छा स्टैंडर्ड लेवल होता है, वो आपके दिमाग को टेस्ट करता है। यहाँ पे आपको अपना अप्रोच थोड़े से आगे बढ़ाकर सोचना होगा। अब देखो यहाँ ये क्या है एक्चुअली, ये यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगा, ओके, ये बैक बॉन्डिंग होंगे, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, यहाँ पे नो बैक बॉन्डिंग, नो बैक बॉन्डिंग, ओके बीबी लिख दिया मैंने। तो जिसमें बैक बॉन्डिंग होगा, पाई कैरेक्टर आएगा, वो एक्चुअली ज़्यादा स्टेबल होता है जो आपके सिग्मा बॉन्डिंग होता है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। बट फिर आप बोलोगे कि ये सबसे ठीक है, तो यहाँ पे तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इनका तो छोड़ ही दो इनके कंपैरिजन में, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देख लो कि बैक बॉन्डिंग आ रहा है, ठीक है, तो ये इसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ वाला ऑप्शन भी कट गया। तो आपका क्या बचा, सेकेंड, जिसमें नाइट्रोजन है और इसमें ओनली सिग्मा बॉन्डिंग है। तो इसकी जो है न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, ये ना ही बहुत ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाई, बट कंपैरेटिवली फ्लोरीन और ऑक्सीजन के अकॉर्डिंगली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है ये, ठीक है। तो उतना भी ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने साइड नहीं खींचेगा। और लेकिन फोर्थ वाले केस में क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर खींचता है दे, तो फिर उसके बाद क्या है, बैक बॉन्डिंग के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो ले सकता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इस बेसिस पे आंसर आपका हो जाएगा सेकंड, ठीक है। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी क्या क्या सीखा हमने, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। तो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल आपका क्या है, यहाँ पे चार्ज न्यूट्रलाइज्ड होता है, ठीक है, चार्ज न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, आइडियली ज़ीरो, और जिसका रेंज आपका -1 to +1 होता है, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलती है, इससे हमें कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी या कौन सा कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है ये पता चलता है, कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी हमें पता चलती है, ठीक है। ये सब हमने एक्चुअली सीखा। बाकी जो ये वाला पार्ट है इसको तो पूरा फर्स्ट वीडियो में फुल एक्सप्लेनेशन है, बस हम इसका जिस्ट निकाल रहे हैं कि क्या क्या मिला हमसे, ठीक है। तो चार्ज ये आपका अप्रॉक्सीमेट मेथड होता है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट मेथड है, ठीक है। मैथमेटिकली चार्ज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आइडियली ज़ीरो होता है या क्लोज टू ज़ीरो होता है। मेटल आपका क्या है, न्यूट्रलाइज्ड होना चाहता है, इसलिए बॉन्ड फॉर्म करता है, इससे हमें कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी पता चलती है, ठीक है। और हम क्या निकाल सकते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ नॉन ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। ओके, तो एरो कंटिन्यू में इसका मतलब ये नहीं कि ये सब एक दूसरे से, ये सारी चीज़ें इसके लिए बोला जा रहा है, ओके, ठीक है। और थर्मल जो आपका कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी हम लोग इसको भी थर्मल स्टेबिलिटी में भी आपका हमने देखा ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा, ठीक है। लिगेंड का आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है। ये हमने सीखा। कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। आपका सिग्मा जो हमने एक्चुअली मेथड्स देखा था न्यूट्रलाइजेशन का, उसी से एप्लीकेशन मिल रहा था स्टेबिलिटी का हमारा, ठीक है। लिगेंड के थ्रू कर सकते हैं और मेटल के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें भी दो था, सिग्मा न्यूट्रलाइजेशन था और आपका पाई न्यूट्रलाइजेशन था, ठीक है। सिग्मा में आपके क्या थी, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसमें क्या था आपका बैक बॉन्डिंग, मतलब यही कह लो बैक बॉन्डिंग इंक्रीज करेगी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब पाई एक्सेप्टर लिगेंड पे हमें नोटिस करना है, ठीक है। इसमें आपका क्या था, दो केस था, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करने का था और कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज करने का था, ठीक है। इसके साथ आपका पूरा टॉपिक ये खत्म हुआ, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद हम थ्योरीज, बॉन्डिंग थ्योरीज के बारे में बात करेंगे, CFT, LFT, VVT, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम वर्नर्स का भी देखेंगे। तो आगे कोऑर्डिनेशन के इस इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल ख़त्म हो गया, अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर साइड बढ़ रहे हैं, CFT वगैरह पढ़ेंगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।